नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, भूपेंद्र पटेल ने गवर्नर को सौंपा इस्तीफा। 12 दिसंबर को दोबारा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। ये आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। गुजरात में भाजपा ने लगातार 7वें चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। भगवा पार्टी ने देश के इस पश्चिमी राज्य में चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए 182 सीटों में से 156 सीटें जीत ली हैं। गुजरात में 12 नवंबर को दोपहर 2 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। भाजपा ने कंफर्म कर दिया है कि भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री होंगे। उनके शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब वो 12 दिसंबर को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अगली बड़ी खबर, गुजरात में कांग्रेस की करारी हार पर ममता बनर्जी की पार्टी ने बोला जबरदस्त हमला। कहा जो पार्टी सम्मान नहीं बचा पाई वो 2024 में कैसे लड़ेगी। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार सबसे बुरा रहा है। इससे कांग्रेस के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। अब भाजपा विरोधी दलों ने भी कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। गुरुवार को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्षमताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टीएमसी का कहना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही देश में भाजपा के खिलाफ एकमात्र चेहरा हैं। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि गुजरात चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को खुद की आलोचना करने की आवश्यकता है। गुजरात में कांग्रेस लड़ाई में नहीं दिखी, जबकि कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में जीत दर्ज कर खुद को साबित करने का मौका था, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहे। कांग्रेस चुनाव में सम्मान भी नहीं बचा पाई। टीएमसी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि जो गुजरात की लड़ाई में हार गए वो पार्टी लोकसभा चुनाव कैसे लड़ सकती है। टीएमसी ही देश में भाजपा का एकमात्र विकल्प है और चुनाव नतीजों से अब यह बात साबित हो गई है। अगली बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दिया बड़ा ऐलान। सरकार ने नहीं निभाया वादा, फिर से शुरू करेंगे देशव्यापी आंदोलन। 26 जनवरी से होगी आर पार की लड़ाई। ये आपको बता दें कि नए साल पर किसान फिर से आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार पर किसानों से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि देश भर के किसान 26 जनवरी से कृषि आंदोलन का अगला दौरा शुरू करने जा रहे हैं। गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा की करनाल में हुई बैठक में आंदोलन करने का फैसला लिया गया है। हालांकि मोर्चा के सदस्यों ने विरोध की रूपरेखा के बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि देशव्यापी विरोध की रणनीति तय करने के लिए 24 दिसंबर को करनाल में एक और बैठक बुलाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य सुरेश कोठ ने कहा कि सरकार सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने समेत अपने सभी वादों से मुकर गई है, लेकिन हम सरकार को इस आंदोलन को समाप्त नहीं करने देंगे जिसके लिए 700 से अधिक किसानों ने अपना बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान लखीमपुर खीरी हिंसा सहित किसानों के सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि सरकार किसानों की चिंताओं को गंभीरता से नहीं ले रही। इसीलिए 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से किसान आंदोलन का अगला दौर शुरू किया जाएगा। पंजाब के किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहन ने कहा कि हम 26 जनवरी से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि सरकार किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। अगली बड़ी खबर, चुनाव नतीजों के बाद अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले खत्म हो गया मोदी मैजिक, जीत के लिए करना पड़ा ध्रुवीकरण। ये आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 2 राज्य और 6 विधानसभा उपचुनाव के आए नतीजे के एक दिन बाद बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि अब मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा कि मोदी जी को इस चुनाव से सबक लेना चाहिए, मोदी जी का मैजिक खत्म होता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 3 चुनाव लड़े, 1 में जीते हैं। गुजरात में घर घर गए, इतने विकासशील होने के बावजूद घर घर क्यों गए? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना पड़ा, मोदी जी का मैजिक उनसे दूर जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अग्निवीर को ऐसे दिखाया तो अब हिमाचल में क्या हुआ? राहुल जी से इनकी मुलाकात 2024 में होगी। मोदी जी चाहते हैं वो हिंदुस्तान में गुरु बने, बाकी सब चेला बने। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी राहुल गांधी से डरते हैं क्योंकि कोई सर उठा के अगर बात करता है तो वो हमारे नेता राहुल गांधी हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने हिमाचल प्रदेश में जीत
जीत का श्रेय अपनी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को दिया है। पार्टी की यह जीत उसका हौसला बढ़ाने वाली है। गुजरात में मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने 31 चुनावी रैलियों को संबोधित करा। अपने गृह राज्य में अपनी पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया। राज्य में 3/4 से अधिक बहुमत हासिल करा। भाजपा ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भाजपा की आंधी में कांग्रेस राज्य में अपने सर्वाधिक निचले स्तर पर चली गई तथा बड़े बड़े दावे करने वाली आम आदमी पार्टी भी उसे कोई भी टक्कर नहीं दे पाई। भाजपा की गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि राज्य में पार्टी के 60 वर्षीय मृदुभाषी चेहरे भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उनका शपथ ग्रहण समारोह 12 दिसंबर को होगा। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए पेश की दावेदारी। बोली, वीरभद्र सिंह के परिवार को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 सीटों पर जीत हासिल की है। जीत के बाद अब कांग्रेस के लिए हिमाचल में मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर पाना असल चुनौती है। फिलहाल कांग्रेस ने किसी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए तय नहीं किया है, लेकिन इसको लेकर पार्टी के अंदर ही गुटबाजी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। हिमाचल में गुटबाजी के बीच में प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपने परिवार का हक जता दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वीरभद्र सिंह जी के नाम पर जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है। उन्होंने आगे कहा कि विधायक अपना नेता चुनेंगे और अपनी राय पार्टी आलाकमान को बताएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हूं, लेकिन यह चुनाव वीरभद्र सिंह के नाम पर जीता गया है। क्या आप उनके परिवार की विरासत को नजरअंदाज कर सकते हैं? इतना ही नहीं, उन्होंने इशारों में हाईकमान को यह कहते हुए संकेत दे दिया है कि 2024 लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है और इसे भी ध्यान में रखा जाए। आपको बता दें कि एक तरीके से वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में जीती कांग्रेस तो राजस्थान में हिल गई अशोक गहलोत की जमीन। सचिन पायलट कर गए बड़ा खेल। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में हर 5 साल में सत्ता बदलने की परंपरा बरकरार रही है। हिमाचल चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। पार्टी को यहां पर 40 सीटों पर सफलता मिली है। हिमाचल में कांग्रेस तो जीत गई है, लेकिन इसका असर राजस्थान की सियासत पर पड़ा है। हिमाचल में जीत मिली है तो गुजरात में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस की 2 प्रमुख धुरी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के प्रदर्शन का भी आकलन किया जा रहा है। सियासी गलियारों में सभी मानते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में 36 का आंकड़ा है। अशोक गहलोत गुजरात विधानसभा चुनाव के अहम रणनीतिकारों की भूमिका में रहे, तो यहां पार्टी ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे बेहद निराशाजनक रहे। उधर हिमाचल प्रदेश चुनाव पर नजर डालें तो सचिन पायलट प्रदेश में ऑब्जर्वर और स्टार प्रचारक की अहम भूमिका निभा रहे थे। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में रणनीति बनाने में उनका अहम रोल रहा। हालांकि ये प्रियंका गांधी ने भी चुनावी रणनीति को लेकर काफी अच्छा काम किया। सचिन पायलट को प्रियंका गांधी के साथ में रणनीति बनाने और जीत दिलाने में अहम रोल माना जा रहा है। सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी के साथ में मिलकर कई रैलियों को भी संबोधित किया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को मिली सफलता और गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन का असर दिखाना अब तय है। आपको बता दें कि हिमाचल की जीत में सचिन पायलट की अहम भूमिका से कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में सचिन पायलट को लेकर नजरिया बदलेगा। पार्टी में उनकी छवि को लेकर सकारात्मक राय बनी है। उधर गुजरात चुनाव में मुंह की खाने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अशोक गहलोत की सियासी छवि को इससे नुकसान होने की पूरी संभावना है। माना जा रहा है कि राजस्थान का सियासी भविष्य अब इन्हीं चुनावों पर टिक गया है। अगली बड़ी खबर, यूपी में बदल गई पूरी राजनीति। बहू डिंपल यादव की जीत का चाचा शिवपाल यादव को मिलेगा बड़ा तोहफा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाएंगे शिवपाल यादव। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करने के बाद अब शिवपाल यादव पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी के हो गए हैं। बहू डिंपल यादव की जीत का चाचा शिवपाल यादव को अखिलेश यादव बड़ा तोहफा देने वाले हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो शिवपाल यादव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। ये पद अभी अखिलेश यादव खुद संभाले हुए हैं। माना जा
रहा है कि अखिलेश यादव अब कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। डिंपल यादव मैनपुरी से पहली महिला सांसद बनी हैं, वो स्वाभाविक तौर पर मैनपुरी में फिर से लड़ेंगी। ऐसे में सपा विधानसभा में शिवपाल यादव को यह जिम्मेदारी सौंपेगी। शिवपाल यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पहले भी रह चुके हैं। अखिलेश यादव अब केंद्र की सियासत में सक्रिय होंगे। वो खुद तो चुनाव लड़ेंगे ही, साथ ही भाजपा के खिलाफ विपक्ष एकता की कोशिशों में भी वो अहम भूमिका निभाएंगे। लोकसभा में सपा के 3 सांसदों में मुलायम परिवार से नेताजी खुद थे। उनके जाने के बाद परिवार का कोई भी सदस्य लोकसभा में नहीं बचा था। उनकी मैनपुरी से डिंपल यादव के जीतने से लोकसभा में यह नुमाइंदगी बरकरार रहेगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली मेयर चुनाव में एलजी बिगाड़ेंगे आम आदमी पार्टी का खेल। एमसीडी में बहुमत पाकर भी केजरीवाल को सता रहा डर। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भले ही दिल्ली नगर निगम चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कर ली हो, लेकिन मेयर चुनाव को लेकर अब भी उसे बड़ा डर सता रहा है। आम आदमी पार्टी महापौर चुनाव पूरी तैयारी के साथ लड़ना चाहती है। पार्टी महापौर चुनाव की तैयारी में जुटने के साथ एमसीडी एक्ट के तहत पूरी चुनाव प्रक्रिया के कानूनी पहलुओं की जानकारी ले रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता का कहना है कि अभी महापौर चुनाव में समय है, अभी हम लोग कानूनी पहलुओं को देख रहे हैं, उसके बाद महापौर के नाम का चयन किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही नवनिर्वाचित पार्षदों की बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। दिल्ली में आगामी 15 दिसंबर तक निगम चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। आचार संहिता खत्म होने के बाद ही एमसीडी के गठन के साथ महापौर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। एमसीडी में पूर्ण बहुमत के लिए 126 पार्षदों की जरूरत है और आम आदमी पार्टी ने कुल 134 सीटों पर जीत हासिल की है। उसके बाद भी पार्टी महापौर चुनाव में किसी भी चूक से बचने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। दरअसल महापौर चुनाव में दिल्ली के सांसद 14 विधायकों को वोटिंग का अधिकार प्राप्त है। इन 14 विधायकों को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष नामित करता है, हालांकि उसकी अंतिम मंजूरी एलजी से लेनी होती है। दरअसल पार्टी को डर है कि कहीं भाजपा, जिसके पास 104 पार्षद हैं, वो चुनाव में कोई जोड़ तोड़फोड़ ना कर दे। अगली बड़ी खबर, गुजरात में युवा चेहरों को जनता ने दिया तोहफा। जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल, रेबाबा जडेजा और अल्पेश ठाकुर ने हासिल की जीत। ये आपको बता दें कि गुजरात का यह चुनाव नए और युवा चेहरों के प्रयोग की सफलता के लिए भी याद किया जाएगा। हालांकि मोदी लहर में इसका अधिकतम फायदा भी भाजपा को ही मिला है। कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, उसके ज्यादातर चर्चित युवा चेहरे अपनी सीट बचाने में नाकाम साबित हुए हैं। हालांकि कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। अपनी अपनी पार्टी में चेहरे के तौर पर पहचान बनाकर उभरे इन युवा नेताओं की नई भूमिका पर लोगों की नजरें होंगी। गुजरात में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, दलित नेता जिग्नेश मेवाणी और पिछड़ा वर्ग के नेता अल्पेश ठाकुर लगभग एक ही समय में अलग अलग आंदोलन से आगे बढ़े हैं। हार्दिक और अल्पेश भाजपा प्रत्याशी के रूप में शानदार जीत हासिल कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर, गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देकर राज्यपाल के सामने दोबारा सरकार बनाने का दावा कर दिया पेश। ये आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया है। गुजरात बीजेपी ने राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने सरकार रचने का दावा किया है। विधायक दल की बैठक शनिवार को बीजेपी हेडक्वार्टर गांधीनगर में होगी। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में बीजेपी ने कांग्रेस को दी कड़ी टक्कर। बीजेपी ने केवल 37,974 वोटों से हारा हिमाचल। ये आपको बता दें कि लाखों के खेल में बीजेपी हजारों से हार गई। कांग्रेस को 43.9% वोट शेयर मिला, यानी 18,52,504 वोट मिले। पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में कुल 40 सीटें हासिल की, तो वहीं सत्ता में बने रहने की कोशिश में लगी भाजपा के खाते में 25 सीटें आई। इस दल का वोट शेयर 43% रहा, यानी भाजपा ने 18,14,530 वोट हासिल किए। इस लिहाज से भाजपा ने हिमाचल की सरकार महज 37,974 वोटों से गंवा दी। साल 1951 के बाद यह आंकड़ा सबसे कम है। कहा जाए तो बीजेपी ने यह सरकार मात्र 37,974 वोटों से गंवा दी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? कांग्रेस पार्टी की जीत का कारण क्या है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय